एवरीवन, वेलकम बैक टू रिसोल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू वन मोर सेशन डीलिंग विद इंटरनेशनल रिलेशंस। इंटरनेशनल रिलेशंस में हम एक और सेशन लेकर आए हैं जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट इंडिया एंड एससीओ रिलेशंस। एससीओ एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान, इट मीन्स जो भी एशिया की बिगेस्ट राइवलरीज हैं वो तीनों के तीनों एक सिंगल फ्रेम में आ रहे हैं, एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं। वन सेकेंड, हम क्यों इन्हीं तीनों की बात करें, इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान? और भी ऐसे रीजंस हैं और भी ऐसे नेशंस हैं जिनके बीच काफ़ी सारी कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, इसके बावजूद वो एक इसी प्लेटफॉर्म पे हैं। क्यों हैं? और कौन कौन से हैं? लाइक किर्गिस्तान हो गए, कजाकिस्तान हो गए, फिर आता है अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, दोनों में भी बॉर्डर इशूज़ को लेकर काफ़ी सारा चलते रहते हैं। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट इन चाइना एंड रसिया हो गया। बावजूद इसके इतनी सारी प्रॉब्लम्स के, आई मीन इतने सारे डिस्प्यूट्स के बावजूद इन सब एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे आए हैं टू मेंटेन पीस इन यूरेशियन रीजन। जो यूरेशियन रीजन है वहाँ पर पीस मेंटेन कर सके इसलिए। बट क्या ये इतना इजी होगा कि इतनी सारे डिस्प्यूट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स के बावजूद एक प्लेटफॉर्म पे आके साथ में वर्क करके और पीस बना के चलना? सो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में, आज के सेशन में हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये जो एससीओ है, इसके जो मेंबर्स हैं, ये अपने प्रॉब्लम कैसे मैनेज करते हैं, ये अपने बीच आने वाले डिस्प्यूट्स को कैसे मैनेज करते हैं। देखिए, इसके पीछे, ये एससीओ बनाने के पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी रहा है कि इन सब में जो भी डिस्प्यूट्स थे, ये चाहते थे कि इनको हम किस तरीके से एक टाइप से दबा के रखें कि बाकी दुनिया में ये निकल के ना आए और फिर से कोई वर्ल्ड वॉर या फिर कोई कोल्ड वॉर टाइप की चीज़ें ना हो। सो ये एससीओ बनाया गया है फॉर दिस रीज़न ओनली। बट काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में स्टडी करनी है, इसके मेंबर्स, इसका ऑर्गेनाइजेशन, इसके हेड्स कौन कौन होते हैं। सो इससे पहले कि हम लेक्चर की तरफ मूव करें, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी नए अपडेट्स हो आपको टाइम टाइम पे मिलते रहें। और हाँ, क्वालिटी कंटेंट तो यहाँ पे प्रोवाइड कराया ही जा रहा है। एंड लेट्स मूव टू द एससीओ's इंट्रो। सो एससीओ जो है ये सक्सेसर है संघाई 5 का। अब ये संघाई 5 क्या है? शॉर्ट में बताऊं तो संघाई 5 1996 में बना हुआ एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कुछ 5 कंट्रीज हुआ करती थी, 5 नेशंस हुआ करते थे, लाइक चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रसिया एंड तजाकिस्तान। ये क्या था इन सब के बीच में कि उस टाइम पे 1996 के टाइम पे आफ्टर कोल्ड वॉर क्या हुआ कि रसिया एंड चाइना के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे। तो ये चीज़ को हटाने के लिए कि कहीं फिर से कोई कोल्ड वॉर का स्टार्ट ना हो जाए। देखिए, इससे पहले चल रहे थे यूएसएसआर एंड यूएसए में कोल्ड वॉर चल रहा था, बट अभी लोग पूरी दुनिया के आगे एक क्वेश्चनिंग ये था कि कहीं चाइना एंड रसिया के बीच में ये सिचुएशन ना आ जाए। तो सब कुछ कंट्रीज ने मिलकर सोचा कि दोनों को अगर एक प्लेटफॉर्म पे लेके आएंगे और इन दोनों को ये फील कराएंगे कि थोड़ा ये आपस में इंटर रिलेटेड है एंड इंटरडिपेंडेंट है, तो क्या होगा कि इन दोनों के बीच में जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स है, डिस्प्यूट्स हैं, वो ये बायलैटरली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बना दिया जिसका नाम दे दिया इन्होंने संघाई 5, जिसमें कुछ 5 नेशंस थे। आफ्टर दैट इन जून 2001 में क्या होता है कि उज्बेकिस्तान में एक और मीटिंग होती है, एक और इसको बोल सकते हैं हम काउंसिल होती है, जहाँ पर इसका नेम चेंज हो जाता है, एससीओ रख दिया जाता है इसका नाम, संघाई कोऑपरेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन। और इस टाइम पर क्या होता है, ये जो 5 मेंबर्स होते हैं वो जुड़ जाता है उज्बेकिस्तान भी, और वो हो जाते हैं 6 मेंबर्स। अभी इसका मेंबरशिप एक बार आप देख लीजिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा नेशंस हैं नहीं इसलिए भी। और रिसेंटली अभी ईरान जुड़ा है 2023 में ये जुड़ा है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसके पूछ सकते हैं क्वेश्चंस में कि इसके कौन कौन से मेंबर्स हैं और कौन कौन से नहीं हैं, बिकॉज अभी रिसेंटली ये जुड़ा है, दैट्स वाई। एंड कुछ इसके ऑब्जर्वर स्टेट्स भी हैं, लाइक अफगानिस्तान हो गया, बेलारूस, ये सब कुछ इसके ऑब्जर्वर नेशंस हैं। इट इज़ अ परमानेंट इंटरगवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ये इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लाइक डिफरेंट नेशंस के जो भी हेड ऑफ स्टेट होते हैं वो इसमें आते हैं। हेड ऑफ स्टेट फॉर एग्जाम्पल इंडिया की तरफ से तो हमेशा यहाँ का प्राइम मिनिस्टर जाता है, इट मीन्स हेड ऑफ स्टेट नहीं जाते हैं यहाँ पर, हेड ऑफ गवर्नमेंट चाहते हैं, बिकॉज गवर्नमेंट इंटरगवर्नमेंटल ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पर जो भी हेड ऑफ गवर्नमेंट होते हैं वो जाते हैं, हेड ऑफ स्टेट नहीं जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइक अगर बात होती है यूएसए की, तो वहाँ पे हेड ऑफ गवर्नमेंट एंड हेड ऑफ स्टेट दोनों एक ही होता है प्रेसिडेंशियल सिस्टम में, लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम है, दैट्स वाई यहाँ पे हेड ऑफ स्टेट एंड हेड ऑफ गवर्नमेंट दोनों दो चीज़ें अलग होती हैं। सो यहाँ पर हेड ऑफ गवर्नमेंट जाते हैं, दैट पीएम जाते हैं, यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर जाते हैं। एम इज टू मेंटेन पीस, सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी इन द रीजन। जो यूरेशियन रीजन है वहाँ पर पीस, सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए इसको बनाया गया है, सो दैट कि सारे नेशंस एक ऐसे सिंगल प्लेटफॉर्म पे आके बातें कर सके और पीस सिक्योरिटी की के लिए कुछ नए सुझाव दे सके आपस में। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द मेंबर स्टेट्स। मेंबर स्टेट्स कौन कौन से हैं इसके एससीओ के? सो सबसे पहले जो आता है वो चाइना हो गया, एंड आफ्टर दैट कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रसिया हो गया, तजाकिस्तान, ये सारे संघाई 5 के पहले से मेंबर थे, तो ये सब पहले से ही हैं। बट इन 2001 उज्बेकिस्तान ऐड हो जाता है जिस टाइम पे एससीओ का फॉर्मेशन हो रहा है।
फिर कुछ टाइम बाद क्या होता है, 2017 में इंडिया एंड पाकिस्तान ऐड हो जाते हैं। अच्छा, रसिया है मान लीजिए, फिर चाइना भी है इसमें, एंड फिर आ जाता है पाकिस्तान भी आ जाता है एससीओ में। तो फिर इंडिया को ऐड होने की क्या ज़रूरत थी? आई मीन इंडिया तो वैसे भी रह सकता था ना, जैसा कि वो आसियान में है, आसियान में उसका पार्टिसिपेशन कैसा है, डायलॉग पार्टनर, समिट पार्टनर टाइप से, वो इसमें भी रह सकता था। इसे मेंबर बनने की क्या ज़रूरत थी? तो मेंबर बनने के पीछे लॉजिक ये था इंडिया का कि देखिए यहाँ पर रसिया है। रसिया एक ऐसा स्टेट है जो कि इंडिया का एक अच्छा, जिसे एक अच्छा कनेक्शन है, इंडिया का एक फ्रेंड स्टेट है। एंड यहाँ पर फिर पाकिस्तान भी ऐड हो रहा है। तो क्या हो सकता है, इससे पाकिस्तान एंड रसिया के बीच में रिलेशंस बेटर होने के चांसेस थे कि मान लीजिए कल को रसिया एंड पाकिस्तान के बीच रिलेशंस बेटर हो जाते हैं और इंडिया और रसिया के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं रह जाता है जितना पाकिस्तान हो जा रहा है। एंड नेक्स्ट दिन फिर चाइना भी है, चाइना से भी इंडिया के खास रिलेशंस नहीं है और चाइना का रिलेशन अच्छा हो जाता है रसिया से। तो ये सारी कई सारी चीज़ें थी जो इंडिया को ऐड होने के लिए मजबूर कर रही थी। सो दैट जिस टाइम पे पाकिस्तान ऐड हो रहा था, एट द सेम टाइम इंडिया भी ऐड हो जाता है एससीओ में आके। एंड आफ्टर दैट ईरान है 9th कंट्री, जो कि अभी जल्द में ऐड हुए हैं। जुलाई 2023 में इसको ऐड करा गया है एससीओ में। एंड फिर आते हैं कुछ ऑब्जर्वर स्टेट्स, 3 हैं, इसको आप रिमेंबर रखिएगा। फिर डायलॉग पार्टनर्स कुछ हैं, उनको भी आप रिमेंबर रखिएगा। एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, ये सारी चीज़ें दिमाग में बनी रहेंगी बस। एंड फिर आते हैं गेस्ट अटेंडेंसेस, कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं और कुछ ऐसे नेशंस हैं जिनका गेस्ट अपीयरेंस है एससीओ में। नेक्स्ट है कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग मेंबर कंट्रीज ऑफ एससीओ। एससीओ देखिए क्या है, लाइक कई सारे एनिमीज़ को अगर आप एक बॉक्स में डाल देंगे, एक साथ रहने को बोलेंगे, एंड फिर क्या करेंगे कि उनको बोलेंगे कि आपको रहना तो एक साथ है और पीस के साथ रहना है, किसी को किसी के साथ कुछ बुरा नहीं करना है। तो क्या होगा, क्या सीन क्रिएट होगा? सेम थिंग है एससीओ। सो एससीओ में जो भी राइवलरीज हैं, जो भी राइवल कंट्रीज़ हैं, उनके बारे में हम देख लेते हैं। सबसे पहली चीज़ है इंडिया एंड चाइना ओवर बाउंड्री इशूज़। डोकलाम को हो या फिर अक्साई चीन को लेकर हो, कई सारे डिस्प्यूट्स, बाउंड्री डिस्प्यूट्स इंडिया और चाइना के बीच में चलते रहते हैं। एंड जो 18th राउंड हुआ था इंडिया चाइना कॉर्प्स का कमांडर लेवल मीटिंग के, वो उसका अभी तक कोई भी उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकला है और वो अभी तक एक टेंशन के तरीके से कायम है दोनों दोनों कंट्रीज़ के बीच में। और ये एक बड़ा डिस्प्यूट है इसको लेकर, बाउंड्री इशूज़ को लेकर। एंड फिर बात आती है इंडिया पाकिस्तान ओवर टेररिज्म। कई सारे ऐसे इंडिया में ब्लास्ट हुए हैं या फिर कई सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं बिकॉज ऑफ टेररिज्म। तो टेररिज्म एक बहुत ही बड़ी चीज़ है जिसको हर कोई कंट्री चाहते हैं एलिमिनेट करें, बट कुछ कंट्रीज़ हैं जो कि इसको बढ़ावा दे रहे हैं फॉर सेक ऑफ अनदर कंट्री, की दूसरी कंट्री के साथ हम कुछ बुरा कर सकें उसके लिए वो बढ़ावा देते हैं। एंड आफ्टर दैट टेररिज्म, जो टेररिस्ट होते हैं वो किसी के नहीं होते हैं, वो फिर वापस से उसी कंट्री के ऊपर हावी हो जाते हैं। सो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म एक बड़ा इशू है जिसको जैसा ऐसा माना जाता है, ऐसा बोला जाता है कि पाकिस्तान जो है वो स्पॉन्सर कर रहा है टेररिज्म को। एंड फिर है सेकंड, फ्रीक्वेंट सीज फायर वायलेशंस बहुत ही ज़्यादा होते रहते हैं। आए दिन हम न्यूज़ में देखते हैं कि यहाँ पर हो गया सीज फायर, वहाँ पर सो ये चीज़ें होती रहती हैं। सो ये सब जो है ये कॉन्फ्लिक्ट्स हैं अमंग द मेंबर कंट्रीज, और कहीं ना कहीं ये चैलेंजेस भी हैं कि इनसे कैसे ऊपर उठ के, कैसे इनसे ऊपर उठ के एक ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे ये सारी कंट्रीज वर्क करेंगी। किर्गिस्तान एंड तजिकिस्तान ओवर बॉर्डर इशूज़, दोनों का जो बॉर्डर है वो अभी तक डिसाइड नहीं हो पाया है। एंड कई सारे उनके बीच में ट्रबल्स होते रहते हैं क्योंकि हर कोई स्टेट चाहता है कि जहाँ तक हमारी बाउंड्री है, जहाँ तक हर कोई कंट्री चाहते हैं कि जहाँ तक मेरी बाउंड्री है वहाँ तक का हम डेवलप कर सकें, अपने हिसाब से उन चीज़ों को कंट्रोल कर सकें। बट जब कहीं का बाउंड्री ही नहीं निश्चित है, कि उसका लिमिट ही नहीं है कि क्या है, कहाँ तक का है, हमेशा कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं, तो डेवलपमेंट में इशूज़ आते हैं और डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो पाते हैं। और ये एक बड़ा रीज़न है कि एक बाउंड्री इशू को अगर आप लेकर चलेंगे तो ये बहुत बड़ा रीज़न है सेंट्रल एशिया में हो गया या फिर एशिया में, क्योंकि ज़्यादातर जो कंट्रीज़ हैं इनके बीच में बाउंड्री इशूज़ बहुत ही ज़्यादा चल रहे हैं, हर एक कंट्री के बीच में ऐसे इशूज़ चल रहे हैं। आफ्टर दैट आता है अनस्टेबल बाउंड्रीज ऑफ अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान दोनों के बीच में, और उसके बाद फिर जो तालिबान लेड कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो जाते हैं। तो इन सब की वजह से काफ़ी सारे अनस्टेबिलिटीज़ हो चुकी हैं। ये जो पूरा रीज़न है, यूरेशियन रीज़न है। फिर भी इसका जो एससीओ का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, जिस चीज़ को वो मेनली फोकस कर रहे हैं, वो यही है कि ये जो यूरेशियन रीज़न है, यहाँ पर पीस कैसे हम बनाए रखें, जिसके लिए वो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन करने को हमेशा तैयार रहते हैं। इंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट्स एंड इंट्रा स्टेट कॉन्फ्लिक्ट्स को कैसे कोप कर सके, ये बहुत बड़ा चैलेंज है एससीओ के लिए। एंड आई होप ये जो आने वाला जो डिकेड है इसमें ये सारी चीज़ें सॉल्व करने की ज़रूर से ज़रूर कोशिश करेंगे, ये सारे चैलेंजेस को ये पार जरूर पालेंगे। एंड फिर आता है कुछ और चैलेंजेस जो कि एससीओ में है, मेनली एससीओ में है। ये सेंट्रल एशिया या फिर यूरेशियन की बात नहीं कर रही हूँ मैं, ये सिर्फ और सिर्फ एससीओ की बात कर रही हूँ। सो चाइनाज राइज, लाइक देखिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पर मान लीजिए कोई कंट्री है वो बहुत तेज़ी से राइज़ कर रही है, तो क्या होगा कि उसके राइज़ करने से उसका डोमिनेंस बढ़ेगा, उसका जो डोमिनेटिंग फोर्स है वो बढ़ेगा। दैट्स वाई चाइना का जो डोमिनेटिंग फोर्स है वो इनर एशिया में बहुत बढ़ता जा रहा है, और इसकी वजह से एक्सटर्नल प्रेशर भी आ रहे हैं।
अब एक्सटर्नल प्रेशर क्यों आ रहा है भाई? अब मान लीजिए चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है रीजन में, तो इसका इसका क्या ज़रूरत है एक्सटर्नल प्रेशर का? तो यहाँ पे क्या होगा कि मान लीजिए चाइना का प्रेशर बढ़ता है और वो कई सारी कंट्रीज़ को इन्फ्लुएंस कर लेता है और कई सारी कंट्रीज़ उसके साइड से हो जाती है, वो कल को कुछ गलत भी करना चाहेगा, वो सारी कंट्रीज़ उसको सपोर्ट कर रही है। दैट्स वाई यहाँ पर इंटरवीन कर देता है आके यूएसए, और वो क्या चाहता है कि चाइना को ये सारी, दैट्स वाई यूएसए और चाइना के बीच में हमेशा ट्रेड वॉर्स चलते रहते हैं कि ये जो कंट्रीज़ हैं ये चाइना को एक साइड कर दें और ये कंट्रीज़ अलग रहें, ये कोई भी साथ में इन चाइना के साथ में ये सारी कंट्रीज़ ना आए, उसकी जो भी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं या फिर जिनके साथ भी वो ऑर्गेनाइजेशंस में है, सो वो चाइना के साथ ना आए, ये इसके लिए यूएसए आके इंटरवीन करता है, जो कि एक एक्सटर्नल प्रेशर है इस रीजन में, इस यहाँ इस रीजन में एक एक्सटर्नल प्रेशर के तरीके से वर्क करता है। लिमिटेड इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म, देखिए हमने बना तो लिया, एक ऑर्गेनाइजेशन बना तो लिया, वहाँ पर इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म होना बहुत बड़ी चीज़ होती है। सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन बना लेना, 4-5 लोगों को ऐड करके एक साथ बिठा लेना, ये बड़ी चीज़ नहीं होती है। उसका वर्किंग डिसाइड करना ये बड़ी चीज़ होती है, किस तरीके से उसको वर्किंग किस तरीके से वो करे। अब यहाँ पे जहाँ पे डिसीजन मेकिंग ही ढंग की नहीं हो रही है, जहाँ पे लोगों को कौन सा लॉ कब एनफोर्स करना है वही नहीं मालूम है, एंड फिर नेक्स्ट चीज़ ये भी आ जाती है कि कोई भी एक कंट्री है वो कुछ ला रही है, वो कोई नए लॉज लाना चाहती है कंट्रीज़ के लिए, एंड दूसरी कंट्री बोल रही है कि नहीं हमें ये चीज़ मंजूर नहीं है, वहाँ पे एक इशू आ जाता है पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन में। सो ये कुछ चीज़ें हो रही हैं, दैट्स वाई यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म की बहुत कमी है। हालांकि कई सारे काउंसिल्स हैं, द काउंसिल ऑफ फॉरेन अफेयर्स भी है, काउंसिल ऑफ नेशनल कोऑर्डिनेटर्स भी है, बट फॉर्मल डिसीजन मेकिंग की बहुत बड़ी कमी है। अगर ये नेशंस वाकई में चाहते हैं कि कोई अच्छा ऑर्गेनाइजेशन हो, ये ऑर्गेनाइजेशन एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन हो, तो इनको किसी ना किसी तरीके से ये मैकेनिज्म से आगे बढ़ना होगा, ये मैकेनिज्म को सही करना होगा। लिमिटेड जियोग्राफिकल स्कोप, लिमिटेड टू यूरेशिया एंड नेबरिंग नेशंस, इसका जो भी लिमिट है एससीओ का वो हम देख रहे हैं कि सारे जो नेबरिंग नेशंस हैं और यूरेशिया जो कि रसिया है वहाँ से है, बस इससे ज़्यादा नहीं है। इट रेस्ट्रिक्ट्स इट्स एबिलिटी टू एंगेज विद ग्लोबल इशूज़। अब जब आप थोड़े से रीजन में हो, ज़्यादा दूर आप फैल ही नहीं रहे हो, तो आप वो दूर की चीज़ों को पकड़ने के लिए सोच ही नहीं सकते हो, वहाँ की इशूज़ पे आप चर्चा कर ही नहीं सकते हो। तो ये चीज़ें हैं जो एससीओ को लिमिट भी करती हैं। नेक्स्ट जो चैलेंज हम देखते हैं एससीओ के लिए वो होता है डाइवर्जेंट इंटरेस्ट एंड डिसएग्रीमेंट्स। देखिए यहाँ पर ऐसे मेंबर्स हैं एससीओ में जो कि जिनकी एक दूसरे से बनती नहीं है। अभी वहाँ पे जो कोई भी कुछ भी लॉ ला रहे हैं तो जरूरी नहीं वो सबको पसंद आए। सो यहाँ पे जो कंट्रीज़ हैं उनके बीच में पॉलिटिकल सिस्टम भी अलग है, उनका इकोनॉमिक मॉडल, स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज सब कुछ अलग है। लाइक इंडिया और पाकिस्तान का अभी क्या चल रहा है, उन लोग CPEC को डेवलप कर रहे हैं, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर टाइप का। अभी वो डेवलप तो कर रहे हैं बस, बट इसमें क्या है, इसमें इंडिया का जो है वहाँ पे एक रोल ये आ जाता है कि इंडिया का इसमें नुकसान है, तो इंडिया क्या बोलेगा कि हम इसको एब्सटेन करते हैं, हम इसको फॉलो ही नहीं करते, हम समझते हैं कि ये चाइना की अपनी खुद की पॉलिसी है, नेशनल पॉलिसी टाइप की है, लाइक BRI के इशू पे जैसा इंडिया बोलता है। सो ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिनकी वजह से एक कंट्री का दूसरे कंट्री पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं रह जाता और उन्हें लगता है कि हमारी इकोनॉमिक कॉपरेशन और सिक्योरिटी को इससे हार्म होगा, दैट्स वाई वो उसके खिलाफ हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट चीज़ आती है वेस्टर्न स्केप्टिसिज्म एंड क्रिटिसिज्म। अब देखिए जब आप एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बना के चल रहे हो जिसमें इतने सारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, पहले से ही कोई डेमोक्रेसी टाइप की कोई चीज़ है नहीं उसमें, और किसी का आपस में सपोर्ट भी नहीं है, अथॉरिटेरियन रिजीम पे चल रहा है समझ लीजिए, और यहाँ पर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ही ज़्यादा हैं, डिस्प्यूट्स भरे सारे पड़े हैं। सो उससे क्या होगा कि बाकी सारे जो ऑर्गेनाइजेशन है या फिर बाकी सारी जो कंट्रीज़ हैं वो आपका मजाक उड़ाएंगी, आप पे आपको काफ़ी बुरा भला बोलेंगे कि आप तो ये फालतू का ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है, इसमें तो कोई किसी को सपोर्ट ही नहीं कर रहा है। सो सेम वही चीज़ हो रही है, वेस्ट इसको काफ़ी सारी बुराइयाँ कर रहा है, इसकी काफ़ी क्रिटिसिज्म कर रहा है वेस्ट, सेम वही चीज़ एससीओ के साथ भी हो रही है। फिर नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंस ऑफ एससीओ फॉर इंडिया। इंडिया के लिए एससीओ क्या इंपॉर्टेंस हो सकता है? इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इंडिया का अगर मान लीजिए इंडिया एससीओ में आ गई है, मान लीजिए क्या आ चुकी है इंडिया एससीओ में, तो यहाँ पे जो ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स होंगे उससे इंडिया को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि ये जो कंट्रीज़ हैं लाइक रसिया है या फिर चाइना है, ये काफ़ी अच्छे इकोनॉमिक लेवल पे इनका अच्छा चल रहा है। सो इनसे अगर ट्रेड होते हैं, FTA वगैरह साइन होते हैं इनके बीच में, तो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है इंडिया का। फिर बात आती है जहाँ एनर्जी सिक्योरिटी की, तो एनर्जी सिक्योरिटी में काफ़ी ज़्यादा काम किया इन्होंने। सेंट्रल एशिया हैज़ वास्ट रिसोर्सेज ऑफ ऑयल एंड गैसेस, जैसा कि ये सारी जो सेंट्रल एशिया के कंट्रीज़ हैं, OPEC कंट्रीज़ हैं, इसके साथ अगर जुड़ जाता है एससीओ तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऑयल एंड गैसेस का एक बड़ा रिजर्व है। सो इससे फ़ायदा हो सकता है इंडिया को यहाँ पर भी। फिर आते हैं एक एससीओ क्या है, यहाँ पर एक फोरम प्रोवाइड करा जाता है जिसमें कि अगर इंडिया मान लीजिए इंगेज हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी रिच कंट्रीज़ हैं बहुत सारी, अगर इसमें इंडिया इंगेज हो जाता है, सो सेंट्रल एशिया एक बड़ा अपॉर्चुनिटी हो जाता है इंडिया के लिए एनर्जी रिच कंट्रीज़ के साथ मिलने के बाद। एंड समरकंद डिक्लेरेशन एक इंपॉर्टेंट चीज़ हुई है, जो कि समरकंद डिक्लेरेशन भी साइन हुआ है 22nd समिट में, एससीओ के 22nd समिट में, जहाँ पर एनर्जी और फूड सिक्योरिटी की बातें करी गई हैं और वहाँ पर इंडिया को प्रायोरिटी भी दी गई है।
एंड फिर बात आती है कल्चरल कॉपरेशन की। सो यहाँ पर कल्चर भी बहुत जो भी कंट्रीज़ हैं सारी कल्चर्ड कंट्रीज़ हैं, और इसमें 207 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। ये सारी कंट्रीज़ को मिलाकर जितनी है, इसमें कुल मिला के 9 कंट्रीज़ हैं, उनका मिला के 207 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं इसमें। एंड इन्होंने एक नया इंसेंटिव स्टार्ट करा हुआ है, जिसमें ये क्या बोलते हैं कि लाइक हर ईयर, एवरी ईयर हम क्या करेंगे, कुछ एक कंट्री का कोई भी एक सिटी हम ले लेंगे और उसको कल्चरल सिटी बोल देंगे। वन सिटी एज टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल एवरी ईयर। यहाँ पे क्या होगा कि हर साल एक सिटी लेंगे हम किसी भी कंट्री का, और उसको टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल के तरीके से हम डिनोट करेंगे। वहाँ पर ये सारे जो कंट्रीज़ के लोग हैं, इस सारी कंट्रीज़ के जो टूरिस्ट हैं, वो सब जाएंगे वहाँ पर, वहाँ के कल्चर को विजिट करेंगे, आगे उस सिटी को विजिट करेंगे। इससे जिस भी कंट्री का वो सिटी होगा, उस कंट्री को काफ़ी सारे फायदे होंगे। और इस तरीके से जो पहली सिटी जिसको करा गया था वो थी काशी, यानी कि वाराणसी, जो कि इंडिया की है। सो ये फर्स्ट कल्चरल कैपिटल थी, ये चीज़ आपको रिमेंबर रखना है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। एंड फिर बात आती है काउंटर टेररिज्म की। इंडिया एज अ विक्टिम कैन बेनिफिट फ्रॉम कलेक्टिव एफर्ट्स। इंडिया काउंटर टेररिज्म का बहुत बड़ा विक्टिम है, आई मीन टेररिज्म का बहुत बड़ा विक्टिम है। सो ये काउंटर टेररिज्म की बात अगर ये नेशंस कर रहे हैं, तो इंडिया का इसमें बड़ा पार्ट भी हो सकता है, और इंडिया का इसमें बड़ा फ़ायदा भी हो सकता है। इंडियाज़ रिजर्वेशन ऑन BRI एक चाइनीज़ इंसेंटिव था, जिसमें चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव्स लेकर आता है, बट इंडिया इसको रिफ्यूज़ कर देता है। क्या बोल के कि लाइक ये जो इनिशिएटिव था ये किस लिए था, SCO मेंबर्स इकोनॉमिक स्ट्रेटजी के स्टेटमेंट थे इसमें। बट इंडिया क्या बोलता है कि इसको रिफ्यूज़ करता है और बोलता है कि ये इंटरेस्ट मेंबर स्टेट्स के लिए, ये सारे कंट्रीज़ के लिए नहीं है, लाइक जितने भी नेशंस इसमें, ये सारे के लिए नहीं है, ये जो भी इंटरेस्टेड हैं उनके लिए है। इंडियाज़ अपोजिशन फॉर BRI स्टेम्स फ्रॉम इट्स इंक्लूजन ऑफ प्रोजेक्ट्स इन POK। मान लीजिए वो रोड्स बन रहे हैं चाइना एंड पाकिस्तान के बीच में, कनेक्शंस के लिए। सो यहाँ पर इंडिया का बहुत ही बड़ा एक तरीके से नुकसान होगा, बिकॉज इंडिया को लगेगा कि उसकी सॉवरेनिटी जो है वो वायलेट हो रही है। दैट्स वाई इंडिया ने इसे रिफ्यूज़ कर दिया कि वो इन चीज़ों को नहीं मानती है, और जो भी स्टेट्स हैं जो इंटरेस्टेड हैं वो कर सकते हैं, बट इंडिया इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा, बिकॉज टेररिज्म का बहुत ही बड़ा खतरा हो जाता है यहाँ पर पाकिस्तान के साइड से। और फिर POK का जो एरिया है वो जाने का डर होता है कि पाकिस्तान बिल्कुल से उसको ऑक्यूपाई कर लेगा, और ऐसे कुछ पार्ट्स हैं इंडिया के जो कि चाइना ऑक्यूपाई कर सकता है। सो ये सब इंडिया के सॉवरेनिटी पे एक बड़ा खतरा आ सकता है। दैट्स वाई इंडिया ने इसे रिफ्यूज़ कर दिया कि वो इसका पार्ट नहीं होना चाहता है। आफ्टर दैट आता है सिग्निफिकेंस ऑफ SCO। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ SCO? SCO का सिग्निफिकेंस इकोनॉमिक कॉपरेशन को लेकर भी है, बिकॉज जो SCO का पॉपुलेशन है वो बहुत ही बड़ा है। ये जो यूरेशियन रीजन है ये काफ़ी पॉपुलेटेड रीजन है, तो यहाँ पर 42% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रहती है, तो ये एक बड़ी पॉपुलेशन रहती है। और अभी तो इसकी GDP ओनली 25% है ग्लोबल GDP का। बट एक अगर मान लीजिए ये सारी कंट्रीज़ बेहतर तरीके से वर्क करती हैं, तो एक दिन बेटर हो सकता है, इसका GDP बेटर हो सकता है, और सारी चीज़ें शायद इकॉनमी भी बेटर हो सके। फिर नेक्स्ट चीज़ आती है कनेक्टिविटी की, थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लाइक CPEC या फिर INSTC। ये सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। CPEC के बारे में मैंने बताया कि वो चाइना एंड पाकिस्तान कुछ इकोनॉमिक कॉरिडोर टाइप के बना रहे हैं, जिसमें वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहे हैं अपना। फिर आता है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। ये भी एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, अगर ये कंप्लीट होता है तो ये भी एक सिग्निफिकेंट चीज़ होगी। आफ्टर दैट सिक्योरिटी कॉपरेशन में कुछ बेहतर कर सकता है SCO, मुझे ऐसा लगता है, एट अ पर्सनल पर्सपेक्टिव मुझे ऐसा लगता है। सो मेन थ्रेट विच आर फोकसेस ऑन SCO, जिसको SCO में फोकस करा गया है, वो कुछ चीज़ें हैं लाइक टेररिज्म है, सेपरेटिज्म है एंड एक्सट्रीमिज्म है, जिसके लिए SCO लेकर आया है एक नया इंसेंटिव जिसे बोलते हैं RATS, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, जहाँ ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है फॉर शेयरिंग इंटेलिजेंस, कंडक्टिंग ज्वाइंट एक्सरसाइजेस एंड ऑपरेशंस लाइक एंड कोऑर्डिनेटिंग एक्शंस टू प्रिवेंट एंड कम्बैट टेररिज्म इन द रीजन। अगर मान लीजिए टेररिस्ट अटैक्स को ये रोकने का एक बहुत ही बड़ा इन्होंने इंसेंटिव लिया है कि जो भी कंट्रीज़ हैं वो अपने उन क्या इंटेलिजेंस लगाते हैं और किस तरीके से रोक सकते हैं, वो आपस में चीज़ें शेयर कर सकते हैं, ज्वाइंट एक्सरसाइजेस कर सकते हैं एंड ऑपरेशंस भी ज्वाइन कर सकते हैं, कोऑर्डिनेटिंग एक्शंस ले सकते हैं टेररिज्म को प्रिवेंट करने के लिए। सो फिर जो आता है वो है थर्ड SCO समिट, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि इससे पक्का क्वेश्चन आएगा। और क्योंकि ये अभी रिसेंट सी चीज़ें हो रही हैं, तो रिसेंट वाली चीज़ें करंट में भी आती है आपके, और ये इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन भी है इंडिया और उसके नेबर्स को रिलेट करता हुआ। सो जो ये 23rd SCO समिट हुआ था, ये इंडिया ने हेल्ड करा था। इंडिया में हेल्ड करा था तो मतलब कि हेड ऑफ गवर्नमेंट ने हेल्ड करा होगा, इट मीन्स PM ने हेल्ड करा होगा। सो एक वर्चुअल मीटिंग थी चेयरमैनशिप ऑफ इंडिया। यहाँ की जो थीम थी, देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसकी थीम को बहुत याद रखिएगा, ध्यान से रखिएगा, रिमेंबर रखिएगा, टुवर्ड्स ए सिक्योर SCO। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि ये जो सिक्योर है ये एक एक्रोनिम है जिसको इंडियन PM ने दिया था इन 2018 समिट। 2018 का जो समिट हुआ था उस टाइम पे इंडिया के PM ने इस एक्रोनिम को दिया था, जिसका फुल फॉर्म होता है S फॉर सिक्योरिटी, E फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, C फॉर कनेक्टिविटी, U फॉर यूनिटी, R फॉर रेस्पेक्ट फॉर सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी,
ई फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। सो ये कुछ चीज़ें हैं जिन पर फोकस करा जाना चाहिए एसईओ में, ऐसा इंडिया चाहता है, दैट्स वाई ये एक्रोनिम वगैरह दे रहे हैं इंडिया। सो ये कुछ चीज़ें थी जो हमें एसईओ के बारे में डिस्कस करनी थी, बट लेट्स हैव अ क्विक सम अप। अभी तक का हमने जो भी पढ़ा वो एक बार हम सम अप कर लेते हैं, समराइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा एसईओ का इंट्रोडक्शन, एसईओ क्या है। एसईओ जो संघाई 5 ऑर्गेनाइजेशन था उसका एक बेटर सा हम बोल सकते हैं, उसके आगे का एक रूप है जो 2001 में फॉर्म हुआ, और फिर टाइम टाइम पे इस पर नए नए कंट्रीज जुड़ते गए। पहले 5 मेंबर्स थे, फिर धीरे धीरे जुड़ते गए, एंड एट प्रेजेंट देयर आर 9 मेंबर्स। इसमें कुछ 9 मेंबर्स हैं। फिर कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग द कंट्रीज, ये सारी कंट्रीज ऐसी हैं जिनके बीच में हमेशा डिस्प्यूट्स चलते रहते हैं, हमेशा कॉन्फ्लिक्ट्स चलते रहते हैं। सो इनके कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में डिस्कस करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आफ्टर दैट आते हैं चैलेंजेस जो कि एसईओ फेस कर रहा है। उसमें काफ़ी सारे चैलेंजेस हो जाते हैं, लाइक चाइना राइज कर रहा है, बहुत तेज़ी से राइज कर रहा है, तो उसको काउंटर करना या फिर उसको रोकना बहुत ज़रूरी होता है। फिर जो भी कई कई दूसरे इनिशिएटिव्स आ जाते हैं जिनको रोकना ज़रूरी होता है, और दूसरी कंट्रीज़ को वो हार्म कर सकते हैं, दैट्स वाई उनकी सॉवरेनिटी पे क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर वेस्टर्न स्केप्टिसिज्म भी बहुत ही, एंड उनका जो क्रिटिसिज्म है ये इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है, क्योंकि अगर कोई बार बार आपकी क्रिटिसिज्म कर रहा है तो उससे क्या लगता है, आप खुद में कमियाँ ढूंढने लगते हो कि हमारे में कोई कमी है, तभी तो कोई बार बार हम पे क्रिटिसिज्म कर रहा है, हम पे कोई आरोप लगा रहा है। सो ये एक बड़ा चैलेंज हो जाता है कि इससे एसईओ को निकलना ही पड़ेगा। इंपॉर्टेंस ऑफ एसईओ फॉर इंडिया, अब हम पढ़ रहे हैं एसईओ को तो उसको इंडिया के पर्सपेक्टिव में समझना पढ़ना भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो हमने देखा कि किस तरीके से एसईओ इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। उसमें हमने देखा इकोनॉमिक कॉपरेशन के तरीके से हो सकता है, एनर्जी सिक्योरिटीज़ के तरीके से हो सकता है, एंड कल्चरल कॉपरेशंस, जैसा कि काशी को पहला ऐसा सिटी बनाया गया जिसको कि कल्चरल एंड टूरिज्म के तरीके से कैपिटल बनाया गया। सो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर काउंटर टेररिज्म का इंपॉर्टेंस इंडिया को बहुत ही मिल सकता है, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा विक्टिम है टेररिज्म का, सो इसको मिल सकते हैं इस साइड से। एंड फिर आती है जो चीज़ वो होती है सिग्निफिकेंस ऑफ एसईओ। सिग्निफिकेंस क्या है एसईओ का? कनेक्टिविटी बहुत बड़ा है, क्योंकि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स कई सारे लॉन्च करे जा रहे हैं कंट्रीज़ के बीच में, जो कि कनेक्ट एक कंट्री को दूसरे कंट्री से कनेक्ट करने का काम कर रहे हैं। फिर आगे इकोनॉमिक कॉपरेशन बड़ी चीज़ हो जाती है। 42% जिस जहाँ की पॉपुलेशन है, जिस रीजन की, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 25% ग्लोबल जीडीपी है। सो ये थोड़ा इसको गैप कम करना चाहिए और जीडीपी को बढ़ाना चाहिए, बेटरमेंट करना चाहिए। सिक्योरिटी कॉपरेशंस लॉन्च हो गए हैं, लाइक रैट्स रीजनल एंटी टेररिज्म स्ट्रक्चर टाइप की चीज़ें लॉन्च हो चुकी हैं। फिर हमने देखा कि 23rd एससीओ समिट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से, बिकॉज ये इंडिया में हुई है और रिसेंटली हुई है, और यहाँ पर ईरान को जोड़ा गया है एससीओ में। सो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। आज हमने एसईओ के बारे में देखा, एसईओ का फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंडिंग अभी तक का 2023 तक के हमने समझ देखे, कितनी कुछ चीज़ें हुई है या फिर क्या चैलेंजेस, सारी चीज़ें हमने देखी। आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, एंड अगर लेक्चर पसंद आया है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को अगर आप चैनल पर नए हैं, एंड बेल आइकन तो प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि सारे नए अपडेट्स आपको चाहिए होंगे। एंड दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।